अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام। पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर शहंशाह अंद्रियानिकोस की जान बचा ली थी। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे हमें एनी शहर के बाजार का मंजर सामने आता है, जहां पर सब लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान वहां पर बेंगे खातून भी मौजूद थी और वो शदीद गुस्से में थी। वो आयशा खातून से पूछ रही थी, आपने हमें बाजार से दूर जगह क्यों दी आयशा खातून? इस पर आयशा खातून जवाबन कहती है, ये जाती नहीं है बेंगे खातून, हमने सामान के मुताबिक दुकानें तैयार किए और ये आपकी जगह है। बेंगे खातून कहती है, मैं यहाँ नहीं चाहती, हमने बहुत मेहनत की है, हमें सामने वाली दुकानों में से एक दे। इस पर आयशा खातून भी गुस्सा हो जाती है, तो पीछे से मालहून और बाला खातून भी पहुंच जाते हैं और उन दोनों को लड़ने से रोक लेते हैं। मालहून पूछ रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है खवातीन? पूरे बाजार में ही आपका शोर है। बेंगे खातून कह रही थी, मालहून खातून, आपने हमें बाजार से दूर दुकान क्यों दी? इस पर बाला खातून जवाबन कहती है, बेंगे खातून, हमने दुकानें मुनज़्ज़म की है, हमें निज़ाम की ज़रूरत है, हम ये सब आही के लिए कर रहे हैं और नतीजा बरकत का है। मालहून भी कह रही थी, मुझे सामान के बारे में बताइए बेंगे खातून, क्या वो पहले की तरह है? लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो पहले की तरह नहीं होगा। इस पर बेंगे खातून की बेटी अलजिजिक सामान दिखाती है और कह रही थी, हमने सामान तैयार किया है मालहून, वो अच्छी हालत में है। इसके बाद मलहून और देगर खवातीन वहां से रवाना हो जाती है, तो बेंगे खातून और उसकी बेटी अपने काम पर लग जाते हैं। उन सब के जाने के बाद बेंगे खातून कह रही थी, हमने आप पर एतमाद किया और यहाँ आए, यहाँ मुकाबले में इतने ज्यादा ताजर नहीं होंगे। इसी दौरान अख्तैमूर अपने घोड़े पर सवार था और एनी शहर के बाजार में दाखिल हो जाता है और इतने में अचानक वो अलजिजिक खातून को देख लेता है। फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और अख्तैमूर अपना घोड़ा लेकर वहां से रवाना हो जाता है। इधर बायंदर साहब ओक्तम बे से कह रहा था, उस्मान साहब ने बाजार को तैयार किया, लेकिन यहाँ कोई क्यों आएगा? ये सामान कौन खरीदेगा? उसने बैरून मुल्क कासिद भेजे हैं। ओक्तिम साहब जवाबन कहते हैं, उस्मान साहब के यहाँ ये बाजार लगाने की एक वजह है, आपने कहा कि हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बायंदर साहब कहता है, हमें चाहिए ओक्तम साहब, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये हमें सोना देगा। उस्मान भूखा है, लेकिन वो बहुत बड़े ख्वाब देखता है। ओक्तम बे पूछते हैं, क्या आप सामान नहीं लाएंगे? बायंदर बे कह रहा था, ओक्तम साहब, मैं कोई सामान नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ मुनाफा नहीं कमा सकता। इस पर ओक्तम बे कह रहा था, अगर आपको मालूम हुआ कि यहाँ आपको मुनाफा होगा तो आप अपना सारा सामान इस बाजार में ले आएंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई और अल्फाज नहीं है बायंदर साहब। ये कहकर ओक्तम साहब आगे की तरफ चल पड़ते हैं। इसी दौरान एक सिपाही अपने घोड़े पर बेंगे खातून की तरफ आता है और फिर वो बेंगे खातून से गले मिलता है। नाजरीन कराम, इसे हमें पता चलता है कि ये सिपाही और कोई नहीं बल्कि बेंगे खातून का भाई होता है। बेंगे खातून कह रही थी, मेरे बहादुर भाई, मेरी वालदा ने तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया, तुम बहुत से देहातों में गए, लेकिन तुम्हें कभी दुल्हन नहीं मिली, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा बातुर, तुम फिक्र न करो। बातुर कह रहा था, इस सब की फिक्र न करे बहन, अब जाने का वक्त है। उस्मान साहब ने हुक्म दिया है, हम मुख्तम साहब के नाम से मकरी सरहद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद बातुर साहब अपना घोड़ा लेकर वहां से रवाना हो जाता है। तो इसी दौरान बयंदा साहब ये सारा मंजर देख रहा था। फिर वो अपने एक सिपाही से कहता है, सिपाही, जाकर बातुर का ताकुब करो, मैं जानना चाहता हूँ कि उस्मान के इलाके में क्या हो रहा है। नाजरीन कराम, इसके बाद हमें कुस्तुनतुनिया सिराए का मंजर सामने आता है, जहाँ पर शहंशाह अंद्रियानिकोस के जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा था। इसके बाद शहंशाह अपने तमाम सिपाहियों से कहता है कि आप सब बाहर निकल जाओ। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम सिपाही बाहर निकल जाते हैं। तो शहंशाह उस्मान से पूछते हैं, आपको इसके बारे में कैसे पता चला उस्मान साहब? उस्मान साहब जवाबन कहता है, जो हम जानते हैं शहंशाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अहम बात वो है जो हम अभी तक नहीं जान पाए। ये सुनकर शहंशाह खड़ा हो जाता है और उस्मान के करीब आकर कहता है, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो उस्मान साहब? तुम क्यों चाहते हो कि मैं तख्त पर रहूं? क्या बेहतर न होगा कि कोई नातजरबाकार तख्त संभाल ले, यानी कांता कुजैनोस, मेरी बेटी ओफिला, या खानदान का कोई और? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, हम एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं, बहुत से बहादुर जमीन के नीचे चले गए, आप लड़ना जानते हैं अंद्रियानिकोस, लेकिन आपकी मौजूदगी अमन की हिमायत करती है। इस पर शहंशाह अंद्रियानिकोस कह रहा था, मैं कितना बदकिस्मत हूँ उस्मान साहब, ये दोस्त मुझ पर हमला कर रहे हैं और दुश्मन मुझे उनसे बचा रहा है। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं शहंशाह, आप वाकई एक खुशकिस्मत इंसान हैं, आपने मुझे एक दोस्त के तौर पर रखा है। शहंशाह कहता है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ उस्मान साहब, लेकिन क्यों? वो मुझे नींद में ही मार क्यों नहीं देते? उस्मान साहब कहते हैं, वो चाहते हैं कि आप पहले अपने ताज से दस्तरबरदार हो जाए, ऐसा शहंशाह सिर्फ अफरा तफरी ही लाएगा। अब आप मुझे बताइए, आपके तख्त पर किसकी नजरें हैं? अगर आप कोई कमजोरी दिखाएंगे तो बहुत से लोग आपकी जगह का दावा करेंगे, लेकिन अगर आप मजबूत रहेंगे शहंशाह, तो कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ताकत तिजारत है। शहंशाह पूछते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो उस्मान बे?
اس پر عثمان صاحب اپنے جیب سے ایک نقشہ نکالتا ہے اور شہنشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، شہنشاہ، چین سے قسطنطنیہ آنے والا کاروان اینی شہر سے گزرے گا۔ میں وہاں ایک بہت بڑا بازار لگاؤں گا۔ وہ ترکمانوں سے سامان خریدیں گے۔ البتہ میں خود اس تجارت کو سنبھالوں گا۔ شہنشاہ کہہ رہا تھا، ترکوں کے سامان کی یہاں مانگ ہوگی۔ مجھے قبول ہے عثمان صاحب، البتہ آپ معمول سے کم قیمت مقرر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کاروان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں کاروان کی حفاظت کروں گا۔ شہنشاہ کہہ رہا تھا، ہم نے ایک اچھے اتحاد پر اتفاق کیا عثمان صاحب۔ ہمیں اب معلوم کرنا ہوگا کہ دشمن کون ہے۔ سینتور صرف ایک پیادہ ہے، اس کو کس نے پیادہ بنایا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم مل کر اس کا پتہ لگائیں گے کہ اس کے پیچھے جو بھی ہے، اس نے کتے سینتور کا خلاف اڑایا ہوا ہے۔ وہ اب نئے اتحاد کی تلاش میں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ہمیں سمندر کے ساحل کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر وائکنگز نے اپنا ٹھکانہ لگایا ہوا تھا۔ اسی دوران وائکنگ کا سربراہ اولف بھی وہاں پر موجود تھا اور وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ اتنے میں وہاں پر اولف کی بیوی فرگ آتی ہے اور وہ کہہ رہی تھی، اولف، آپ نے ہماری روحیں ہم سے مانگی ہے اور ہم نے دے دی ہے، اب واپس لینے کی باری ہے۔ اولف اپنی بیوی فرگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور جا کر اسے گلے ملتا ہے۔ اولف کہہ رہا تھا، وہ جو سمندروں سے تحفے کے طور پر آ رہا ہے، دیویوں میں سے سب سے خوبصورت میری خاتون فرگ۔ فرگ کہہ رہی تھی، غصے کے پہاڑوں سے آنے والا میرا جنگلی شیر ایک شریر جانور میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اتنے میں وہاں پر دیگر سپاہی آتے ہیں اور فرگ باری باری ان سے گلے ملتی ہے اور ان سب کا استقبال کرتی ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی زور سے آواز لگا رہا تھا، کانتا کوزینوس آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اولف اور ان کے سپاہی بہت حیران ہو جاتے ہیں اور پھر سامنے سے کانتا کوزینوس اور ان کے سپاہی آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران تھے اور اس طرح یہاں پر آج کے ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔